विद्युत धारा यह बताता है कि आवेश समय के साथ बहता है और धारा घनत्व यह बताता है कि आखिर एक इकाई क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है क्विक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स को और 12th की फिजिक्स का 3rd चैप्टर विद्युत धारा आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए अभी और टाइम नहीं लेते हैं और हम शुरू करते हैं आज अपने इस चैप्टर को। जब भी विद्युत धारा की बात आती है तो ये एक बहुत वेल नोन शब्द है। हम बचपन से लेकर के अभी तक ये शब्द सुनते आ रहे हैं और हमारी डेली रूटीन में, दिनचर्या में ये शब्द बार बार प्रयोग में आता है और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस भी है। अगर आज देखें इस वर्तमान समय में बिना इलेक्ट्रिक करंट के, विद्युत धारा के हम शायद इस दुनिया को अज्यूम ही नहीं कर सकते। ये आधार है आज के इस समय का। हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जितने भी इलेक्ट्रिकल की चीजें हैं, ये लाइट, रोशनी जिसके थ्रू हम अभी लाइव हो रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है विद्युत धारा के ऊपर। आप सोचिए, अगर एक पूरे दिन लाइट ना रहे तो आपकी हालत क्या होगी। हम कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं चीजों को समझने वाले हैं कि आखिर ये विद्युत धारा क्या है, कैसे ये उत्पन्न होती है और कैसे, कितने प्रकार की होती है और आखिर इसका अलग अलग चीजों के साथ संबंध कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं विद्युत धारा, उसकी एक बहुत सिंपल सी परिभाषा। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने आवेशों के बारे में समझा है कि आखिर आवेश क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। तो अभी हम यही समझेंगे आखिर ये विद्युत धारा कैसे होती है। तो इसकी जो परिभाषा है, जो हम यहाँ देख सकते हैं, किसी पृष्ठ से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी पृष्ठ से आवेश के प्रवाह की दर हमने इससे पहले अच्छे से समझा है कि आखिर धारा के प्रवाहित होने का जो कारण है वो होता है आवेश, आवेशों का गतिमान होना, आवेशों का चलना। तो यहां यही बताया है कि जब आवेश के प्रवाह की दर, एक समय में आवेश कितना चल रहे हैं, उस दर को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। सभी गतिमान आवेशों द्वारा धारा स्थापित नहीं होती है, हम आगे समझेंगे इस बात को। यदि किसी पृष्ठ से किसी क्षेत्रफल A में आवेश Q समयांतराल T में लंबवत एक ओर से दूसरी ओर स्थानांतरित होता है, तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली औसत विद्युत धारा या I एवरेज ये होता है Q/T। एक निश्चित समयांतराल में वहां से गुजरने वाले आवेश की दर, निश्चित समय में आवेश के प्रवाहित होने की दर, इसे हम कहते हैं Q/T। तो धारा कुछ नहीं, आवेश प्रवाह की दर है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब ये प्रवाहित होते हैं एक समयांतराल के साथ, उस दर को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का तात्क्षणिक मान माना इंस्टेंटेनियस करंट। तात्क्षणिक माना, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षण पे, किसी मूवमेंट पे, जैसे हम कह रहे हैं कि भोपाल से इंदौर जाने तक की जो औसत वेग की हम बात करें तो हमने बोला 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये एक एवरेज। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक निश्चित समय पे, माना आधे, यहाँ भोपाल से निकलने के आधे घंटे बाद 30 मिनट 35 सेकंड पे आपका वेग कितना था, तो उस क्षण पे कितना वेग था, उसे हम तात्क्षणिक कहते हैं। तो करंट भी किसी क्षण पे, किसी एक मूवमेंट के ऊपर कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक करंट। ठीक है, जिसका जो मान होता है वो होता है I = dQ/dt से। और अगर यहां पे तो Q है, अगर n नंबर ऑफ आवेश हो या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब कि Q बराबर से
N इंटू ई, इलेक्ट्रॉन हो गया यहां पे E, इलेक्ट्रॉन्स, और N हो गया यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप कह सकते हो E यहां आवेश, और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैं एक और फॉर्मूला यहां पे लिख सकता हूं कि I एवरेज बराबर NE अपॉन T। ये भी आप ध्यान रखिए, आगे कभी इसका प्रयोग हो सकता है। तो N माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हो, आवेश हो। E माना आपका आवेश, तो ये हो गया आपका Ne अपॉन T। विद्युत धारा, इसका जो मात्रक है वो है कूलाम प्रति समय। कैसे, आप देखिए Q अपॉन T। Q क्या हो गया, आवेश, आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और T क्या हो गया, समय। समय माना समय, आप कूलाम प्रति सेकंड कर सकते हैं इसे, T क्योंकि हम इसमें सेकंड की बात करते, ये T आपका समय हो गया, तो कूलाम प्रति समय या कूलाम प्रति सेकंड। धारा की दिशा, धारा की दिशा हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी आवेश प्रवाहित होते हैं तो जो धनावेश होते हैं और ऋणावेश होते हैं, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स, आपके ऋणावेश इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो जो धारा की दिशा होगी वो इसके विपरीत होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो धनावेश की दिशा में प्रवाहित हो रही है धारा, लेकिन ऋणावेश के अपोजिट। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे इसमें बताया, धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, यह ऋणात्मक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है। और विद्युत धारा एक मूल राशि है, इसकी जो विमा वो है A, एम्पियर है ना, तो सिंपल सिर्फ A⁻⁴ ये होती है। तो मैं अगर सिंपल यहां आपको बताऊं, अगर आपका ऋणावेश इस दिशा में है तो नेचुरली आपका धनावेश इस दिशा में होगा, और आपकी जो धारा है, धारा माना आपकी I, उसकी जो दिशा, ये दिशा की हम बात कर रहे हैं, दिशा, तो ये दिशा अपोजिट साइड में होगी। विद्युत धारा के प्रकार, हम रोज की जो हमारी दिनचर्या है उसमें दो धाराओं की हमारे हमेशा बात होती है। जो करंट है, जो विद्युत धारा है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दिष्ट धारा, और दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों में ही फर्क है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी है, वो AC है माना प्रत्यावर्ती धारा है, या DC है माना दिष्ट धारा, तो उसका जवाब होगा कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। जैसे आपको बताया, एक है दिष्ट धारा, एक होती है दिष्ट धारा, दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। अभी मैं बताता हूं आपको दोनों कैसी होती है। हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो होती है 230 वोल्ट। तो ये जो सप्लाई होती है, वो जो धारा कहलाती है, वो होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। तो फिर दिष्ट धारा का प्रयोग क्या, कहाँ होता है? हमारे जो पहले पूरे लाइट, हमारे फैन, ये सब जो चलते हैं वो सब आपकी AC से चलते हैं। लेकिन अगर हम दिष्ट धारा की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जहां बहुत कम धारा की आवश्यकता होती है, वहां पे DC सप्लाई होती है, माना वहां पे DC करंट का प्रयोग होता है। जैसे जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, आपके लैपटॉप आप चार्ज कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आजकल जितने LED लाइट्स आते हैं, ये LED लाइट्स AC सप्लाई से नहीं चलते हैं, ये चलते हैं डायरेक्ट करंट से, माना दिष्ट धारा से। तो क्या होता है, इस घरों में सप्लाई तो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, लेकिन जो आपके एडाप्टर होते हैं, आपके जो चार्जर होते हैं, उसके अंदर एक डिवाइस लगा हुआ होता है जो उस
एसी धारा को, माना जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसको डीसी में, दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ऐसे वो सारी चीजें होती है। तो आपके जितनी भी बैटरीज है जहां भी, वो सब में हम ये यूज कर रहे होते हैं। दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा भी यहां दो तरीके की है। इसकी परिभाषा ऐसे है, जिस धारा का परिमाण एवं दिशा नियत रहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। मैं आपको आगे ग्राफ के साथ बताता हूं। जिसकी परिमाण व दिशा नियत रहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और एक दिष्ट धारा का प्रकार है, यदि धारा की दिशा नियत रहे लेकिन परिमाण परिवर्तित हो तो उसे परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। आगे हम इसका डायग्राम देखते हैं। दूसरी धारा जो मैं आपको बता रहा था, एसी, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ये धारा अल्टरनेट होकर के बहती है। इसमें इसका परिमाण व दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते रहता है। जैसे साइन वेव होती है या कॉस वेव होती है, उसी तरीके से ये जो उसी फॉर्म में ये अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित होती है। हम आगे उसको देखते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं तथा एक निश्चित समय दोलन काल अथवा आवर्त काल के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। T/2 समय के लिए धारा धनात्मक होती है, अगले T/2 समय के लिए धारा ऋणात्मक होती है। धारा तथा समय के बीच एक ज्या अथवा कोज्या का संबंध होता है, जो मैं आपसे अभी कह रहा था। इसका आयाम, एम्पलीट्यूड नियत रहता है। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये है आपकी अल्टरनेटिंग, माना आपकी प्रत्यावर्ती धारा, और ये है दिष्ट धारा। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा, जिसमें आपको बताया, ग्राफ में आप देख सकते हो, टाइम के साथ या कुछ भी हो सकता है, आपका वोल्टेज, आपकी करंट, आपका ईएमएफ। तो ये समय हो गया टाइम, और ये इसका मैग्नीट्यूड। तो आप देखेंगे कि दिष्ट धारा जो है, ये समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कांस्टेंट है, ये स्थिर है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, जो डायरेक्ट करंट होती है हमारी। तो समय के साथ इसका परिमाण भी कांस्टेंट है, और साथ ही साथ में इसकी दिशा देखेंगे आप, तो दिशा भी इसकी बदल नहीं रही है। लेकिन इसके अपोजिट यहां पे आप देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट को। तो समय के साथ ये देखिए, एक साइन वेव के फॉर्म में, जो 0 से शुरू हुई, पहले ऊपर की ओर गई पीक तक, फिर ये यहां से नीचे हुई और वापस 0 पे आई, फिर ये माइनस में गई नेगेटिव तक, और उसके बाद फिर वापस 0 पे आई, फिर ये रिपीट हुई। अगर आप देखें ये चक्र बार बार ये साइकिल ये रिपीट हो रही है। ये देखिए, यहां से 0 मैक्सिमम वैल्यू, 0 फिर मिनिमम वैल्यू, फिर 0 फिर मैक्सिमम, 0 फिर मिनिमम, फिर 0, एंड देन ये रिपीट होते रहती है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो इस फॉर्म में ही रहती है। तो कभी ये पीक पे मिलेगी, फिर आपको 0 पे मिलेगी, फिर माइनस में जाएगी, फिर 0 पे आएगी, फिर प्लस पे जाएगी। इसीलिए इसको नाम ही क्या दिया है, इंग्लिश में से हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटली कम और ज्यादा होते रहती है, माना इसकी 3 वैल्यू आती है एक साइकिल में। अगर हम इसके एक चक्र की बात करें, तो यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए, ये एक बार यहां तक रिपीट हुई, देन फिर से रिपीट हुई, देन फिर से रिपीट हुई, रिपीट होते रहेगी। तो ये इसका एक पूरी साइकिल है। इसलिए इससे पहले यहां पे क्या कहा था कि T/2 समय के लिए धारा धनात्मक होती है। देखिए, अगर हम ये माने कि यहां से लेके यहां तक का जो समय है वो T है, तो नेचुरली इस पॉइंट पे कितना होगा, T/2। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे, T/2 के लिए ये धनात्मक है, 0 के ऊपर है, 0 के ऊपर, और T/2 समय के लिए आप देखेंगे ये ऋणात्मक है।
इसलिए इसमें क्या कहा कि T/2 आधे समय के लिए धारा धनात्मक होती है, अगले T/2 समय के लिए धारा ऋणात्मक होती है। धारा तथा समय के बीच एक ज्या अथवा कोज्या संबंध होता है। तो ये हमने देखा यहाँ पे एक साइन वेव के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका आयाम नियत रहता है, ये आयाम फिक्स है। यहाँ पे मैक्सिमम, इसको आप बोल दो IM और मैक्सिमम करंट, इसको आप -IM, नेगेटिव दिशा में मैक्सिमम करंट, देन IM एंड देन -IM, ऐसे ये रिपीट होती रहेगी। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट और ये डायरेक्ट करंट। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो सप्लाई हमारी होती है AC, ठीक है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जो हमारी बैटरीज चार्ज हो रही है, वो सब के लिए हम कौन सी धारा को यूज करते हैं, वो होती है हमारी डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट हम बहुत थोड़ी मात्रा में यूज करते हैं। आपने सुना होगा हमारे घर की जो सप्लाई होती है इंडिया में, जनरली जो घरों में सप्लाई होती है वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि 230 वोल्ट की AC सप्लाई हो रही है, 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है। 50 हर्ट्ज ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक निश्चित समय में, या हम कहें एक सेकंड में ये जो फ्रीक्वेंसी को कैसे बताएंगे कि अगर ये एक बार एक साइकिल हुई तो हम कहेंगे 1 हर्ट्ज, ठीक है। और एक सेकंड में अगर ये साइकिल 50 बार रिपीट हो रही है, एक सेकंड में अगर ये साइकिल 50 बार रिपीट हो रही है तो हम कहेंगे 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है। अब आप सोचोगे कि फिर हम DC, जब सप्लाई घर में AC हो रहा है तो फिर DC कैसे आ रही है। तो AC को DC में हम बदलते हैं, और बदलने के लिए उसमें एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या करता है, आपकी अल्टरनेटिंग करंट को ये डायरेक्ट करंट में बदल देता है। ऐसी अगर आप देखोगे आपके घरों में इन्वर्टर लगा रहता होगा कि जब भी लाइट जाती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है और फिर हमारे घर में लाइट और पंखे चलते रहते हैं। तो आखिर उसके पीछे कैसे होता है वो, तो वहां एक बैटरी होती है, ठीक है। तो AC को पहले तो वो जो सप्लाई आ रही होती है उसकी मदद से बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन अब वो बैटरी में जो सोर्स है, वोल्टेज है, वो बेसिकली DC है, ठीक है। लेकिन आपके जितने डिवाइसेस है वो तो सारे AC है। तो आखिर वो मतलब आजकल तो खैर LED लाइट्स आ गए हैं, तो LED लाइट्स तो DC सप्लाई से चलते हैं, लेकिन वो सप्लाई उनमें AC ही जाती है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे रेक्टिफायर लगे होते हैं जो कि AC को DC में बदल देते हैं। वो हमें दिखते नहीं है, वो इनबिल्ट ही उसमें सारा सिस्टम होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो DC सप्लाई आपके पास है, उस DC को वापस AC में बदलने के लिए वहां एक डिवाइस लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टर। ये इन्वर्टर आपके DC को वापस AC में कन्वर्ट कर देता है और आपके घर में सारे पंखे लाइट चलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, तो आपको समझ में आई कि होगी कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब यहां पर क्या हो रहा होता है। दिष्ट धारा कांस्टेंट है और ये अल्टरनेटिंग धारा जो है आपकी, ये मैग्नीट्यूड और इसके साथ टाइम, उसके साथ परिमाण व दिशा दोनों इसके बदलते रहते हैं। चालक में विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए चालक की जरूरत पड़ती है ना। तो चालक कुछ भी हो सकता है। चालक अगर आप देखो तो जनरली, मैं एक एग्जांपल लूं तो आपके कॉपर वायर, आपके जो भी केबल्स होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कॉपर वायर डले हुए होते हैं, वो चालक है जिसके थ्रू धारा का प्रवाह हो रहा है। कैसे, इसको आप ध्यान से देखो। जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र लागू किया जाता है तो विद्युत आवेशों पर बल लगता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं तो वे गतिमान होकर धारा उत्पन्न करते हैं। प्रकृति में मुक्त आवेश मौजूद होते हैं जैसे आयन मंडल में, लेकिन परमाणु और अणुओं में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन और धनात्मक नाभिक एक दूसरे से बंधे रहते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, जैसे ठोस द्रव्यमान के भीतर। यदि
1 ग्राम पानी में लगभग 10 टू द पावर 22 अणु होते हैं, जो इतने घने होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एकल नाभिक से जुड़े नहीं रहते। कुछ पदार्थों में जैसे धातुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन लगभग स्वतंत्र रूप से गतिमान हो सकते हैं, और जब उन पर विद्युत क्षेत्र लागू होता है तो वह धारा उत्पन्न करते हैं। इन पदार्थों को चालक कहते हैं। आपको डायग्राम के साथ समझाते हैं। मान लो ये एक चालक है बेलनाकार, ठीक है। चालक माना आपका, आप कॉपर वायर ले लो, सपोज ये उसको बड़े रूप में यहां दिखा रहे हैं। तो धारा कैसे प्रवाहित होती है? हम पहले से बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें आवेशों को गति में लाना जरूरी होता है। जब धनावेश और ऋणावेश मूव करते हैं, गति में आते हैं, तब वहां पे धारा उत्पन्न होती है। तो यहां आप देख सकते हो हमने एक चालक लिया है, ये एक चालक है, एक बेलनाकार चालक है, और इसके हमने किनारे पर, आप समझो ये जो यहाँ पे एकदम गोल गोल पट्टियां इस चालक के दोनों ओर लगा दी, ठीक है। 2 पतली पट्टियां है गोल, और आवेशित है वो। एक के ऊपर ऋणावेश है, -Q इलेक्ट्रॉन्स, और एक के ऊपर धनावेश है, इनको हमने उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो जब यहां सारे धनावेश लगे हुए, समझ रहे हैं, यहां एक गोल पट्टी थी पतली जिसके ऊपर आवेश है, धनावेश, और इस तरफ इसके किनारे पे हमने एक गोला लगाया जिसके ऊपर सारे ऋणावेश है। तो जब इन दोनों को उसके ऊपर लगाया तो क्या होगा? ये धनावेश इस ओर और ऋणावेश इस ओर जाना शुरू होंगे, और दोनों एक दूसरे में समा करके वहां डिसअपियर होना शुरू होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स और ये धनावेश, ये पॉजिटिव चार्जेस आपके एक दूसरे की ओर चलना शुरू हो जाते हैं, यहां पे धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलती। जैसे ही यहां से कुछ पॉजिटिव चार्जेस, कुछ नेगेटिव चार्जेस यहां जाते हैं, एक दूसरे में डिसअपियर हो जाते हैं, थोड़ी देर में यहां पे वो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कि आवेश मूव करे एक दूसरे की ओर, तो हम यहां इसके साथ जोड़ते हैं एक बाह्य विद्युत क्षेत्र, जिसको हम कहें एक बैटरी। आप ऐसे कर दे, जिसको हम कहें बैटरी, और इस बैटरी की मदद से क्या होगा? ये प्लस माइनस, यहां से ये पॉजिटिव चार्जेस को आगे भेजेंगे, यहां से नेगेटिव चार्जेस को आगे भेजेंगे, तो यहां से आपके पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के इस टर्मिनल पे आएंगे, और यहां से नेगेटिव चार्जेस आपके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे, और एक साइकिल बनी रहेगी। बैटरी के लगाने से, ये हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या हुआ? इनके ऊपर बल लगा। ये पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव से पॉजिटिव पे लगा, नेगेटिव से नेगेटिव पे लगा, तो ये दोनों को जब फोर्स मिला, तो फोर्स मिला माना इनको धक्का मारना शुरू किया, तो ये मूव होना शुरू करने लगे, और फिर दोनों एक दूसरे टर्मिनल से बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल में आना शुरू हो जाते हैं। ये बैटरी क्या है, ये सेल क्या है, ये आगे के टॉपिक में हम समझेंगे। तो ऐसे यहाँ पे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो धारा को प्रवाहित करने के लिए ही हम क्या करते हैं? हम एक बाह्य विद्युत क्षेत्र क्रिएट करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की दिशा अगर इस ओर है, आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर इस ओर है, तो आपकी धारा, करंट की दिशा क्या होगी? इस ओर। हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स इस ओर तो धारा इस ओर। विद्युत धारा के संदर्भ में ये कुछ तथ्य है जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि धारा की दिशा धनात्मक आवेशों के चलने की दिशा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जैसे हमने अभी बात की विद्युत क्षेत्र की दिशा
आपके धनावेश की दिशा और आपकी करंट की दिशा सब सेम होगी, आपके इलेक्ट्रॉन्स की दिशा अपोजिट होगी। तो ये नियम आप हमेशा ध्यान रखें, ऋणात्मक आवेशों की चलने की दिशा के विपरीत होती है, जो हम बात कर रहे हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आप ध्यान दें, हमने जब वेक्टर्स को पढ़ा था तो वेक्टर्स को पढ़ते टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जो धारा है, करंट एक अदिश राशि है। सदिश राशि की कुछ नियम होते हैं। कोई सदिश है, कोई राशि सदिश है तो उसके कुछ नियम है। पहला नियम, उसका परिमाण होना चाहिए, उसकी दिशा होनी चाहिए और वो सदिश योग के नियमों का पालन करना चाहिए। सदिश योग के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो धारा है, धारा में परिमाण होता है नेचुरली, हमने देखा है। मान लो अगर हम 5 एम्पियर की बात कर रहे हैं, वो किस ओर बह रही है उसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो परिमाण भी है, दिशा भी है, परिमाण भी है, दिशा भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। इसमें 2 नियम हमने पढ़े थे, एक त्रिभुज का नियम और समानांतर चतुर्भुज का योग का नियम। तो वो नियमों का पालन न करने के कारण, भले ही इसमें दोनों चीज है कि परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन फिर भी यह एक अदिश राशि है। तो जब भी बात आती है धारा की, तो विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें हमेशा याद रखना है, भले ही उसमें परिमाण व दिशा दोनों है। किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के अनुप्रस्थ काट में होने वाले परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। ठीक है, चालक में धारा प्रवाहित होने पर चालक विद्युत उदासीन रहता है। इलेक्ट्रिकली चालक जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, भले ही उसमें से धारा प्रवाहित हो रही होती है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर यूनिट। धारा का 1 एम्पियर उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जब 1 सेकंड में किसी विशेष बिंदु से 1 कूलाम आवेश गुजरता है। मान लो ये एक चालक है, इसमें एक ये बिंदु है, यहां पे, यहां से 1 कूलाम आवेश बहता है। यहां से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में बह रहा है, उसी को कहते हैं 1 एम्पियर। इसलिए उसके जो है तो कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, ये आपका क्या हो जाता है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हो जाता है आपका 1 कूलाम 1 सेकंड में किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से जब गुजरता है, 1 कूलाम आवेश। ठीक है, अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां आता है, अनुगमन वेग, या इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है अनुगमन वेग, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए यहां पे हम समझते इसको, मान लो ये हमारा एक चालक है, ये एक हमारा चालक है। ठीक है, चालक माना कोई वायर या कुछ भी यहां पे हो सकता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, माना आपके ऋणावेश। अगर इसको हमने कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं दिया है, किसी बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर एक गति कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो जो परमाणु, अणु की अगर हम बात करें तो अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बंधे हुए होते हैं। ठीक है, आपस में
कनेक्टेड होते हैं, एक सहसंयोजक बंध के साथ जुड़े हुए होते हैं और नाभिक में आपके धनावेश होते हैं। तो जो बंधे हुए हैं उनका धारा में योगदान नहीं होता है विद्युत धारा के उत्पन्न करने में। इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, जो मुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। अगर इसमें हमने कोई विद्युत क्षेत्र बाहरी इसको नहीं दिया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां वहां गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। इसको हम कहते हैं यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति, या फिर इंग्लिश में से कहेंगे रैंडम मोशन। माना ऐसे 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 यहां वहां घूमेंगे और जो चालक के अंदर आयंस है वो आयंस पे जाके ये हिट करते हैं। जो आयन ऑलरेडी सब बंधे हुए हैं, फिक्स्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स वहां जाकर के एक दूसरे से उन आयनों से टकराते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये यहां से मूव किया, यहाँ पे एक आयन है, उससे टकराया, उससे टकराने के बाद ये इधर गया, यहाँ एक दूसरा आयन है, उससे जाके टकराया। इस तरीके से ये टक्कर मारते रहते हैं और इनकी जो गति है वो यादृच्छिक होती है, रैंडम मोशन है कहीं भी। तो अगर पहले तो मैं इनके अगर औसत वेग की बात करूं, जब इसमें कोई विद्युत क्षेत्र नहीं दिया है और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, अब एक चालक के अंदर बहुत सारे लाखों, कितने हम गिन भी नहीं सकते, इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कहीं भी मूव कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि भाई कई सारे जो उसमें मैक्सिमम है वो एक दिशा में कहीं मूव कर रहे हैं तो दूसरे दूसरी दिशा में मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल उनका औसत वेग देखें तो वो होता है 0। औसत वेग होता है 0। क्योंकि अगर कुछ मान लो 10 लाख है उसमें, तो समझो 5 लाख इधर जा रहे हैं तो 5 लाख इधर जा रहे हैं, तो ओवरऑल उनका वेग हो जाएगा 0। लेकिन हम क्या करते हैं फिर इसमें, हम चाहते हैं कि धारा उत्पन्न हो सके, विद्युत धारा हो, तो हम इसके अंदर यहां पे कर देते हैं एक सोर्स को कनेक्ट। हमने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ा तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अभी इधर उधर इधर मूवमेंट कर रहे थे, अब इनकी जो गति है वो गति की दिशा चेंज होने लग जाती है। मान लो पहले यहां वहां घूम रहे थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दिशा में जाना शुरू होते हैं। अब इतना तो नहीं है कि एग्जैक्ट सेम ही दिशा में जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ये विद्युत धारा देने पर एक दिशा में घूमना शुरू हो जाते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरफ दिशा दे रहा हूं तो मैं इधर प्लस कर देता हूं, इधर माइनस करता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में जाना शुरू हो जाते हैं यहां से, और ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे। पहले एक रैंडम गति थी, यादृच्छिक गति में घूम रहे थे, लेकिन अब इनकी दिशा सेम हो रही है। ठीक है, एक निश्चित वेलोसिटी के साथ ये आगे की ओर जा रहे हैं, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र देने पर इनका वेग एक दिशा में मिलना हमें शुरू हो जाता है। तो जब विद्युत धारा जब इसको विद्युत क्षेत्र दिया गया तब इसमें एक इसका वेग चेंज हो जाता है। अब वो 0 नहीं है, क्योंकि पहले तो ये अपने हिसाब से रैंडमली जा रहे थे ना, अब एक दिशा में जाना शुरू हो गए हैं। तो जिस वेग के साथ जब हमने विद्युत क्षेत्र दिया, तो जिस वेग के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना शुरू करते हैं, उस वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए देखो, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये है इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर प्रति सेकंड, और इसका मान बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये इसकी वैल्यू होती है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जब हमने इस पे विद्युत क्षेत्र देना शुरू किया तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन आवेशों के ऊपर एक बल लगना शुरू हो गया। ठीक है, और वो बल F होता है, और हम जानते हैं
F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। फोर्स जब किसी विद्युत क्षेत्र में लग रहा है किसी चार्ज के ऊपर, तो उसका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू यहां क्या है? क्यू यहां पे है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस दे दिया है यहाँ पे क्योंकि ऋणावेश है, तो मैंने माइनस यहाँ पे शो किया अपोजिट डायरेक्शन। F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम देखते हैं कि त्वरण जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन मास, बल बटे द्रव्यमान। F इक्वल टू एम इंटू ए, वो सिंपल सा फॉर्मूला था ना, F इक्वल टू एम इंटू ए। F इक्वल टू एम इंटू ए, ए यहां त्वरण हो गया, एम इंटू ये क्या हो गया यहाँ पे, मास माना द्रव्यमान। द्रव्यमान, और ये आपका हो गया त्वरण, और फोर्स तो आपका ये बल। ठीक है, तो ये F अपॉन एम हो गया। तो हम इसमें समीकरण 2 दे देते हैं नाम इसे, और हम लिख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से F रखने पर, तो क्या आ जाएगा, F की बजाय हम रख देंगे माइनस ई अपॉन एम। F की जगह हम, ये क्या है यहाँ पे आपका त्वरण, वो हो जाएगा आपका माइनस ई, ई या कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपॉन एम। ठीक है, ये हो गया आपका त्वरण। और हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, हम जानते हैं त्वरण होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, हम यहां लिख देंगे A बराबर से dv अपॉन dt, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, dt को इधर भेज देते हैं, dv बराबर से माइनस ई अपॉन एम dt। अब क्या करेंगे, dv है इधर, dt है, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। तो क्या होगा यहाँ पे, लिमिट, लिमिट हम क्या लेंगे, आप देखो ये dv, लिमिट हम लेंगे 0 से vd। देखो ये यहां बताना, vd है ना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी vd। ठीक है, तो यहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 से vd बराबर से माइनस ई अपॉन एम, तो ये कांस्टेंट हो गया, माइनस ई अपॉन एम कांस्टेंट हो गया, dt में रहेगा आपका 0 से टाउ। ये टाउ क्या है मैं बता रहा हूं, पहले इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर लास्ट में आपको टाउ बता रहा हूं। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका vd माइनस 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस ई अपॉन एम, और ये हो जाएगा आपका टाउ, टी नहीं है ये, टाउ है, टाउ माइनस 0। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, vd बराबर से माइनस ई टाउ अपॉन एम। यह आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पे आ जाता है। ये माइनस को आप इग्नोर भी कर सकते हो अभी, क्योंकि हमने इसको दिशा वगैरह दिखाने के हिसाब से किया, बट माइनस अभी दिखा भी सकते हो, चाहे ना भी दिखाओ तो भी चलेगा। टाउ क्या है, टाउ है यहाँ पे
विश्रांति काल, श्रांति काल, श्रांति काल। श्रांति काल माना, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयनों पे जाकर के टकराते हैं। जब वो रैंडम गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, तो वो यहां से यहां गए, फिर उसके बाद जाकर के दूसरे आयन पे जाकर के हिट करते हैं, फिर वहां से तीसरे किसी आयन पे जाकर के हिट करते हैं। तो जब ये एक आयन से टकराए और उसके बाद दूसरे आयन से टकराए, तो एक आयन से दूसरे आयन से टकराने के बीच में जो समय है उस समय को हम कहते हैं टाउ या श्रांति काल। एक आयन से दूसरे आयन से टकराने के बीच के समय को कहते हैं श्रांति काल, या रिप्रेजेंट करते हैं इसे टाउ से। ठीक है, तो ये यहां पे हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ई की जगह हम और कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये और चेंज हो सकता है, माइनस ई। आपको आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि ई जो होता है वो माइनस वी अपॉन एल भी होता है। अगर अभी हमने इसकी डायरेक्शन ली तो यहाँ पे डायरेक्शन लेते चलेंगे तो माइनस को कंसिडर कर लेते हैं। ई इक्वल टू माइनस वी बाय एल भी होता है, ये नहीं है तो फिर याद करें इसे हम, ई इक्वल टू माइनस वी बाय एल भी होता है। तो ई की जगह अगर मैं लिख दूं माइनस वी बाय एल, ई टाउ माइनस वी अपॉन एल अपॉन एम, तो यहां वी डी क्या आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ई टाउ, या ऐसे कर दो ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये एल क्या होता है, एल आपके चालक की लंबाई है, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे एल, एल चालक की लंबाई, एल आपके चालक की लंबाई है। ये हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। आपको ये ध्यान रखना है, ई वी टाउ अपॉन एम एल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका फॉर्मूला है और ये भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। धारा और अनुगमन वेग का संबंध, धारा और अनुगमन वेग वीडी। तो हम क्या करते हैं, एक चालक यहां बना लेते हैं, हम एक चालक बनाते हैं, यहां पे एक बेलनाकार चालक है, एक है आपका बेलनाकार चालक, सही लगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। देख, ये बेलनाकार चालक, इसके जो इधर के ये गोले हैं, जो पट्टियां, सामने का जो हिस्सा है, इसका एरिया है ए, क्षेत्रफल है इसका ए, दोनों तरफ का गोल वाले हिस्से का। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि ये, कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसका एकांक आयतन है। ये क्या है, एकांक आयतन। हम मान लेते हैं कि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हमने मान ली n। ठीक है, अब आपको कुछ चीज यहां समझनी होगी, ये हमने मान के यहां पे छोड़ दिया। यहां पर आप ये मानिए, जो एक पट्टी है, सपोज ये एक बीच का हिस्सा मैंने ले लिया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन्स उस ओर जा रहे हैं।
ठीक है, प्रवाहित हो रहे हैं आगे की ओर। यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये मूव करना शुरू हुए तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स एक डेल्टी समय को क्रॉस करने के बाद, डेल्टी समय बाद माना थोड़ा सा समय अंतराल क्रॉस करने के बाद यहां पहुंच जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन डेल्टी समय के बाद यहां पहुंच गए। जिनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है वीडी, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। अब इन डेल्टी समय में इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक पहुंचे, मतलब इतने जो अगर हम इस आयतन की बात करें, इतने आयतन की अगर हम बात करें तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितनी दूरी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक तय कर रहे हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला देखूं, वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो आप जानते हो दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी बराबर वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। तो यहां अगर आप देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर डेल्टी समय में यहां से यहां पहुंच गए और इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, तो इन्होंने यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी तय की होगी, कितनी दूरी तय की होगी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वो दूरी होगी आपकी वीडी इंटू डेल टी, होगी नहीं होगी। तो हम ये बात करें अगर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी, वो होगी वीडी इंटू डेल टी। ठीक है, ये हो गया इसका दूरी। और अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इसके वो सर्कल वाला जो क्षेत्रफल है वो देखे ए है, तो अगर हम इतने बेलन का, इतने बेलनाकार शेप का, इसको छोड़ दो, यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इतने जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं आगे की ओर, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इतने जो यहां आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, इस एरिया का अगर आयतन निकाले तो आयतन क्या होगा, इस एरिया का आयतन क्या होगा, आयतन होगा आपका वीडी डेल टी इंटू ए, यही होता है आयतन। तो आयतन क्या होगा, देखो ये दूरी है यहां तक, वीडी डेल टी, यहां से यहां तक की हाइट कहे हम इस बेलन के लिए, इतने बेलन के लिए यहां से यहां तक की हाइट, और इसका एरिया हो गया ए, हाइट और एरिया, तो ये टोटल आयतन कितना हो जाएगा इसका, ए वीडी डेल टी। इतने हिस्से की हम बात कर रहे हैं, यहां सब इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स है जो पूरे के पूरे मूव हो रहे हैं, ये हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि इतने आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, इतने आयतन में। आयतन ए वीडी डेल टी में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, n इंटू ए वीडी डेल टी, होगी नहीं होगी। अगर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, यहां पे हमने देखी थी, तो आयतन एवीडी डेल टी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, n इंटू ए वीडी डेल टी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टी समय में, ये डेल्टी समय है, डेल्टी समय में प्रवाहित आवेश, या हम कहेंगे डेल्टी समय में आवेश प्रवाह की दर डेल क्यू कितना होगा, यहां से यहां तक कितने आवेश प्रवाहित हुए। तो
तो हम अगर वो देखें कितने समय में, डेल टी समय में, यहां से यहां तक में, तो हम देखते हैं डेल टी समय में प्रवाहित आवेश, डेल टी समय में प्रवाहित आवेश, तो ये कितने होंगे? ये है आपके इतने समय में, इतने आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनटू आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो वो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो डेल टी समय में प्रवाहित आवेश माना यहां से यहां तक कितना आवेश प्रवाहित होता है उसकी जो दर है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, अगर हम यहां देखें तो ये हो जाएगा डेल क्यू बराबर, हमने डेल क्यू, ठीक है, डेल क्यू बराबर यहां पे हो जाएगा आपका एन, क्या था वहां पे आयतन में इलेक्ट्रॉन, एन ए वी डी, डेल टी एन ए वी डी डेल टी गुणित ई, ठीक है। तो आपका डेल क्यू क्या हो गया? डेल क्यू हो गया आपका एन ए वी डी ई और डेल टी, डेल टी को हम यहां ले जाए तो डेल क्यू अपॉन डेल टी हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी बराबर से एन ए वी डी और ई आवेश। तो डेल क्यू बाय डेल टी क्या हो जाएगा? आपकी करंट, डेल क्यू अपॉन डेल टी क्या होगी? करंट, धारा। तो यह आ गया आपका एन ए ई वी डी, ये आ गया आपकी धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध। यहां देखिए क्या क्या चीज क्या क्या है। ये क्या हो गई आपकी धारा, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a क्या है? क्षेत्रफल, E क्या है? E है आपका आवेश, और Vd क्या है? यह है आपका अनुगमन वेग। तो ये हो गया आपका करंट माना विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी माना आपके अनुगमन वेग में संबंध। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं धारा घनत्व क्या है। किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की इकाई क्षेत्र से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की इकाई क्षेत्र से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा फिर इस परिभाषा के अनुसार? इकाई क्षेत्र से प्रवाहित धारा I अपॉन ए। ए क्या हो गया आपका? इकाई क्षेत्र, और उससे प्रवाहित होने वाली धारा हो गई I। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होगा I अपॉन ए, जहां पे J जो है वो धारा घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, I आपकी धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो धारा घनत्व यहां पे हम देख लेते हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध क्या है। फॉर्मूला क्या है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन देखना है हमें। तो धारा घनत्व है J बराबर इससे I अपॉन ए। I क्या है?
हम देख ले पीछे, अभी हमने थोड़ी देर पहले धारा को निकाला है। धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के संबंध से हमें क्या मिला था? NAEVD। NAEVD। तो I की जगह हम क्या लिख देंगे? NAEVD। साइड में मेंशन कर देना आप, क्योंकि I बराबर से NAEVD होता है। तो यहां पे अपॉन ए से ए कट गया, तो J क्या आया आपका? J आ गया आपका NEVD। ये हो गया आपका अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध। तो इन सब के संबंध से हम विद्युत परिपथ और चालक के व्यवहार को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप आज ही प्ले स्टोर से फ्यूके एजुकेशन के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, और इस YouTube चैनल को और इन सभी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।